नमस्कार फ्रेंड्स, आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। आज इस क्लास के माध्यम से राजस्थान सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे मंत्रिमंडल के निर्णय एवं विधेयकों के बारे में बात करेंगे, प्रशासनिक पुनर्गठन समितियों के बारे में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे समझौते और एमओयू के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये अभी आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेज चल रही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बात करेंगे राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किया जाता है। यानी जो लाडो प्रोत्साहन योजना है उसमें गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सरकार द्वारा क्या लाभ प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है आपका 50,000 रुपये की नगद राशि, बी है 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड और निःशुल्क शिक्षा, और लास्ट है 5,000 रुपये की मासिक पेंशन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी अब इसको संशोधन कर दिया गया है। पहले 1 लाख रुपए था, कितना था, 1 लाख रुपए का बचत बॉन्ड था। अब इसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया फ्रेंड, 1.5 लाख रुपया। कितना कर दिया गया, 1.5 लाख। यानी लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में अगर कोई किसी लड़की का जन्म होता है तो उसको सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यानी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाडो प्रोत्साहन योजना। अभी बात करेंगे कि टोटल फ्लैगशिप योजना क्या होती है और टोटल राजस्थान में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की टोटल फ्लैगशिप योजनाएं कितनी कार्यरत है उसके बारे में बात करेंगे। तो लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों में बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का बचत बोर्ड प्रदान किया जाता है। यह योजना महिला अधिकारिता, अब ये आपको ध्यान रखना है कि यह योजना महिला एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है। कौन से डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है, महिला एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में इस योजना की राशि को 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। जैसा कि बात कर चुके हैं, पहले 1 लाख थी, अब वर्तमान में इस राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें, मिशन हरियाणा और राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। तो मिशन हरियाणा और राजस्थान नामक फ्लैगशिप योजना किस अभियान से संबंधित है। ऑप्शन है जल बचाओ जीवन बचाओ, बी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सी है एक पेड़ माँ के नाम, और डी है लास्ट में एक स्वच्छ भारत मिशन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। यानी एक पेड़ माँ के नाम, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा एक पेड़ माँ के नाम का, यानी एक पेड़ माँ के नाम का अभियान की शुरुआत पिछले साल 2024 में की थी। यानी ये मिशन हरियाणा राजस्थान नामक फ्लैगशिप योजना से संबंधित है। तो वन विभाग द्वारा, यानी एक पेड़ माँ के नाम योजना को कौन संचालित कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि वन विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। तो मिशन हरियाणा राजस्थान फ्लैगशिप योजना के तहत एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में, जो टारगेट है 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने, कितने, 50 करोड़ पेड़ लगाने हैं। यानी एक पेड़ माँ के नाम मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत। तीसरा है, अगला क्वेश्चन है आपका, यानी ये पहले आ गया। तो उदयपुर संभाग में शुरू की गई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत छात्र छात्राओं का कितने रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जा रहा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी उदयपुर संभाग में शिक्षा संजीवनी बीमा योजना चालू की गई है। कौन सी योजना है, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना। कहाँ से शुरुआत की गई इसकी, उदयपुर संभाग से बीमा योजना। तो इसमें बता रखा है कि छात्र छात्राओं का कितने रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है 50,000, 2 लाख, 1 लाख और 5 लाख। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी। 1 लाख रुपए की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए का किया जा रहा है। तो 26 फरवरी 2025 को, कब की बात है, 26 फरवरी 2025 को उदयपुर से शुरू की गई शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के तहत उदयपुर संभाग के सरकारी स्कूलों के उदयपुर संभाग में सरकारी स्कूलों के 1.3 लाख छात्र छात्राओं को 1 लाख की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाएगा। यह राजस्थान में स्कूली छात्रों के लिए अपनी तरह का पहला बीमा कार्यक्रम है। ठीक है, यानी सरकार द्वारा पहला बीमा कार्यक्रम किया गया है और उदयपुर संभाग से इसकी शुरुआत 26 फरवरी 2025 को की गई है, जिसमें 1 लाख रुपए का व्यक्तिगत बीमा किया जा रहा है, यानी शिक्षा संजीवनी बीमा योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कोटा जिला प्रशासन द्वारा, यानी कोटा जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए कोटा केयर्स कार्यक्रम, क्या नाम है, कोटा केयर्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कोटा केयर्स कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य, यानी कोटा की देखभाल कार्यक्रम। ऑप्शन है इसमें छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, बी है कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा देना,
सी है छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामलों से निपटना, और लास्ट ऑप्शन है छात्रों के लिए खेल सुविधाओं का विकास करना। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका छात्रों में तनाव और आत्महत्या के मामलों में कमी करने हेतु, निपटाने हेतु कोटा जिला प्रशासन द्वारा कोटा केयर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्योंकि वहाँ पे आप सभी को पता है कि कोटा एक शिक्षा नगरी है, तो वहाँ पे बड़े जितने कोर्सेज होते हैं, आईआईटी हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे आपका नीट हो, तो वहाँ पे छात्र तैयारी करते हैं। अब कई छात्र ऐसे होते हैं जो प्रेशर में आके आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे मामलों को दूर करने हेतु, ऐसी गंभीर समस्या को दूर करने हेतु कोटा जिला प्रशासन द्वारा कोटा केयर्स अभियान शुरुआत की गई थी। तो कोटा जिला प्रशासन ने 24 फरवरी 2025 को कोटा केयर्स कार्य कब की गई थी? 24 फरवरी 25 को कोटा केयर्स कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में तनाव की समस्या और आत्महत्या के बढ़ते मामलों से निपटाना है। नेक्स्ट आगे बात करें, स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण योजना है यानी स्वामित्व योजना। कौन सी योजना है? स्वामित्व योजना। ऑप्शन है इसमें फर्स्ट आपका शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कार्ड वितरित करना, बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाना, फिर कृषि भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण करवाना और सभी नागरिकों को डिजिटल पहचान पत्र प्रदान करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। यानी स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्ति रहते हैं, तो वहाँ के व्यक्तियों को उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज उपलब्ध करवाना इस क्षेत्र का उद्देश्य है, यानी स्वामित्व योजना का उद्देश्य है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ड्रोन तकनीक से सर्वेक्षण करवाकर उनकी आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज यानी पट्टे उपलब्ध करवाना है, यानी स्वामित्व योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, इन पहले दूसरे नंबर पर तीसरा आता है, ये बाद में आ गया था। ये पीएम विश्वकर्मा योजना कौन सी योजना है? पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चयनित दस्तकारों को टूल किट के लिए कितनी सहायता राशि दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15,000 रुपए की राशि पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत चयनित दस्तकारों को टूल किट के लिए राशि दी जाती है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 ट्रेडों के चयनित दस्तकारों के सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड जारी करने के साथ ही 15,000 रुपए की टूल किट सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फ्रेंड्स, जो मैं क्वेश्चन आपका एमसीक्यू सोल्व करवा रहा हूँ वो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा 4th ग्रेड है, उसमें एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, यानी पूरे क्वेश्चन हुबहू जो भी आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा एक भी क्वेश्चन इससे आउट नहीं जाएगा, पूरे क्वेश्चन हुबहू छपेंगे। ठीक है, ये मेरा दावा है, तो आप विश्वास रख के तैयारी कीजिए। चौथा क्वेश्चन नंबर है, 11 अप्रैल 25 को राजस्थान सरकार ने कुल कितनी केंद्र और राज्य संचालित योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में शामिल किया? यही सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कितनी है उसके बारे में बात करेंगे। और फ्लैगशिप योजनाएं क्या होती है उसके बारे में पहले बात करते हैं। फ्लैगशिप योजनाएं सरकार का मेजर प्रोजेक्ट होता है, यानी सरकार जन कल्याण के लिए इन योजनाओं को संचालित करती है। इसमें सरकार द्वारा प्रति माह या 2 सप्ताह में जो भी उनकी अवधि होती है, तो ज्यादातर प्रति माह होता है, प्रति माह मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री द्वारा इनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ठीक है, और टोटल अभी वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की टोटल 25 फ्लैगशिप परियोजनाएं हैं। कितनी है? 25 है। बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार ने कुल कितनी केंद्र और राज्य संचालित योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में शामिल किया है? तो 25 है वर्तमान में। तो सरकार ने 11 अप्रैल 25 को 25 केंद्र और राज्य द्वारा संचालित योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में शामिल किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के सामाजिक क्या है? सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देना होता है, यानी मेजर प्रोजेक्ट होते हैं सरकार के। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिलिंग द्वारा लागू की गई वन डिस्ट्रिक्ट क्या नाम है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, यानी वन एक जिला एक खेल, वन स्पोर्ट्स योजना के अंतर्गत जयपुर जिले को कौन सा खेल आवंटित किया गया है? यानी वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट और वन स्पोर्ट्स योजना के अंतर्गत जयपुर जिले को कौन सा खेल आवंटित किया गया है? ऑप्शन है महिला कुश्ती, बास्केटबॉल, कबड्डी और हॉकी। तो बी सही हो जाएगा, यानी कबड्डी खेल जयपुर जिले को दिया गया है। कौन सा खेल दिया गया है जयपुर को? कबड्डी खेल। योजना के तहत राजस्थान के 33 जिलों को खेल आवंटित किए गए हैं। जारी की गई सूची के अनुसार कबड्डी की बात करें तो कबड्डी 4 जिलों में है। कबड्डी का खेल अजमेर में भी है, चित्तौड़ में भी है, नागौर में है और जयपुर जिलों को आवंटित किया गया है, यानी कबड्डी का खेल 4 जिलों को आवंटित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो भारत सरकार के नीति आयोग, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा आयोजित जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना, कौन सी योजना है? जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना यानी DARTP के लिए राजस्थान के किस जिले का चयन किया गया है? ऑप्शन है यहाँ पे आपका सीकर है, जयपुर है, फिर हनुमानगढ़ है, अलवर है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हनुमानगढ़, यानी हनुमानगढ़ का चयन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। यानी नीति आयोग द्वारा आयोजित जिला कृषि ग्रामीण रूपांतरण योजना के तहत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का चयन किया गया है। तो इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 राज्यों के 7 जिलों को चुना गया है, यानी जो 7 स्टेट्स है वहाँ के 7 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें चुना गया है। जिसमें राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हनुमानगढ़ को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करें यानी एग्री स्टेक योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें बता रखा है कि यह राजस्थान सरकार की एक विशिष्ट योजना है। फिर है ये इसका पायलट प्रोजेक्ट 13 दिसंबर 2024 को जयपुर जिले से शुरू किया गया है। फिर यह फरवरी 2025 से पूरे राज्य स्तर पर लागू की गई है। लास्ट है इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी एग्री स्टेक योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसको फरवरी 25 से, कब से, यानी एग्री स्टेक जो योजना है उसको फरवरी 2025 से संपूर्ण राज्य में, संपूर्ण राजस्थान राज्य में इसको लागू कर दिया गया है। और ऊपर वाली बातें गलत है। एग्री स्टेक केंद्र सरकार की एक परियोजना है, यानी एग्री स्टेक ना तो राजस्थान सरकार की योजना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य कृषि एवं संबंधित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाना है। राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को, कब? राजस्थान सरकार ने 13 दिसंबर 2024 को सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है। यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है 13 दिसंबर 2024 जयपुर से चालू किया, नहीं, 13 दिसंबर 2024 को सीकर जिले से इस मिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया है और इसे फरवरी 25 से संपूर्ण राज्य में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स पर्सन बीमा योजना 2024 के तहत पात्र खिलाड़ियों को कितनी राशि का निःशुल्क दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख और 25 लाख है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25 लाख का बीमा, कितने का? पात्र खिलाड़ियों को 25 लाख का बीमा, जीवन बीमा और निःशुल्क दुर्घटना बीमा मुख्यमंत्री स्पोर्ट पर्सन बीमा योजना 24 के तहत प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 61 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए दवा आपके द्वार, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। अभी वर्तमान में इसका संचालन चालू कर दिया गया है। कौन सी योजना है? स्वास्थ्य विभाग की या चिकित्सा विभाग की? दवा आपके द्वार योजना का मुख्य लाभार्थी समूह कौन सा है? ठीक है, इसमें लाभार्थी समूह के बारे में बात करेंगे, यानी किस समूह को इसमें टारगेटेड किया गया है। ऑप्शन है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बी है गर्भवती महिलाएं, फिर 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग और फिर लास्ट है सभी नागरिक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए दवा आपके द्वार यानी दवा आपके द्वार कार्यक्रम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। जिसमें 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के जितने बुजुर्ग लोग हैं जो गंभीर बीमारी से, इसमें कंडीशन होनी चाहिए 60 प्लस होना चाहिए, और जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हो, जो हॉस्पिटल नहीं आ जा सकते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को सरकार द्वारा दवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत उनको दवा निःशुल्क ही उनके घर पे पहुंचाई जाएगी। इस योजना मसौदा राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया है। इसके तहत राजस्थान के 60 वर्ष से अधिक व 64 लाख से अधिक लोगों को, कितने लोग हैं? 64 लाख से अधिक लोगों को वितरण केंद्रों पर जाने के बजाय घर पर ही कितनी दवाई मिलेगी? ये ध्यान रखना आपको, 1668 दवाइयाँ, कितनी? 1668 दवाइयाँ घर पर ही दवा आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भिजवा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2025 को शुरू हुए डिजिटल नक्शा प्रोजेक्ट कौन सा है? यानी 18 फरवरी 2025 को सरकार द्वारा एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है डिजिटल नक्शा प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर इसमें चयनित नहीं है? ठीक है, यानी 8 शहरों का इसमें चयन किया गया है, उनकी नेमली बात करेंगे कौन कौन से 8 शहर है, और ऑप्शन में बता रखा है कि इनमें से कौन सा शहर इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें जैसलमेर शामिल है, पुष्कर शामिल है, नाथद्वारा शामिल है, तो यहाँ पे जोधपुर इसमें इंक्लूड नहीं है। क्या नहीं है? जोधपुर इंक्लूड नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन कार्यक्रम के तहत राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया। सॉरी, कितने शहरों का चयन किया है? 10 शहरों, पहले मैं 8 बताया था, तो 10 शहरों का चयन किया गया है। इनमें एक तो आपका भिवाड़ी है, किशनगढ़ है, ब्यावर है, सवाई माधोपुर है, जैसलमेर है, पुष्कर है, बगरू है, क्या नाम है? बगरू है,
बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा इसमें शामिल किए गए हैं, यानी अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रोजेक्ट सही सफल साबित होगा तो संपूर्ण राज्य में इसको लागू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 63 नंबर की, जयपुर में शुरू की जाने वाली लैंड पुलिंग योजना, क्या नाम है? लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों को कितनी प्रतिशत भूमि देने का प्रावधान इसमें किया गया है, ठीक है। यानी लैंड पुलिंग योजना के तहत जो किसान होते हैं उनको कितना प्रतिशत भूमि देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। ऑप्शन है 30%, 45%, 40 और 50। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45% यानी जो उनकी भूमि अधिकृत की जाती है उसके बदले 45% भूमि देने का प्रावधान सरकार द्वारा किया गया है। यह योजना राजस्थान लैंड पुलिंग योजना अधिनियम 16 के तहत जयपुर में शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पहली बार किसानों को 45% भूमि देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आगे बात करें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संशोधित पीकेसी यानी रामजल सेतु प्रोजेक्ट के संबंध में समझौता ज्ञापन एमओए किनके बीच हुआ है? यानी जो राम सेतु जल समझौता है, ठीक है, तो वो राम जल सेतु प्रोजेक्ट के संबंध में जो एमओयू हुआ है वो किन सरकारों के बीच में हुआ है? तो इसमें डायरेक्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये समझौता राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य हुआ है। किसके मध्य हुआ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य हुआ है। तो ये समझौता ज्ञापन कब हुआ है? 5 दिसंबर 2024 को। 5 दिसंबर 2024 को राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच हुआ है। इसके तहत राजस्थान के 17 जिलों को पेयजल सिंचाई उद्योग के लिए पानी मिलेगा। नेक्स्ट आगे बात करें, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, क्या नाम है? यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माह योजना के 1 फरवरी 2025 से लागू हुए नवीन प्रावधानों के अनुसार भुगतान कर पंजीयन करवाने वाले परिवारों की पॉलिसी कितने दिनों के बाद लागू होगी? ठीक है, ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 डेज और फिर तुरंत। तो यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 90 दिनों के बाद में। कब? 90 दिनों के बाद में इनकी अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है माँ योजना यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत, तो नवीन प्रावधानों के अकॉर्डिंग नवीन प्रावधान इसमें किए गए हैं, तो पंजीकरण करवाने वाले परिवारों की पॉलिसी 90 दिनों के बाद लागू हो जाएगी। नेक्स्ट है, राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए एमओयू के तहत रिको द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भूखंड एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु उद्यम होते हैं जो एमएसएमई को आरक्षित किए गए हैं? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे आपका 25%, 40% और 50 और 60। 80 ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50%, कितने? 50% उपलब्ध करवाए गए हैं। इस योजना के तहत वरीयता के आधार पर बिना नीलामी के जमीन उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें निवेश, रोजगार और निर्यात क्षमता को आधार माना जाएगा। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे 50% भूखंड एमएसएमई को आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, ये तो फ्लेक्सिबल योजनाएं और कार्यक्रमों के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय एवं विधेयक के बारे में बात करेंगे जो मंत्रिमंडल द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। ठीक है, 7-8 महीनों में, और कौन कौन से निर्णय हैं और कौन कौन से विधेयक अभी विधानसभा से पास हुए हैं या लंबित, उनके बारे में बात करेंगे। अब क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष बाल श्रम मुक्त, क्या है, क्या लक्ष्य है सरकार का? प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, ऑप्शन है 2027 है, 30 है, 32 है, 35 है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी एन। 2030 तक सरकार का यानी आगामी 5 साल में सरकार का लक्ष्य है कि सरकार में जितने भी बाल श्रम किए जा रहे हैं तो बाल श्रम मुक्त बनवाने का लक्ष्य राज्य सरकार का है। कब तक है? 2030 तक का। तो प्रदेश की बाल अधिकार, जो प्रदेश के भी वर्तमान बाल अधिकारिता राज्य मंत्री कौन है? डॉक्टर मंजू वाघमार। डॉक्टर मंजू वाघमार ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान सरकार ने राज्य को वर्ष 2030 तक बाल श्रम मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 8 मार्च 2025 को हुई मंत्रिमंडल यानी 8 मार्च 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने हेतु किस नीति को मंजूरी दी गई? यानी महत्वपूर्ण नीति है। पहली है राज्य युवा नीति, फिर है राज्य कौशल नीति, राज्य रोजगार नीति और राज्य औद्योगिक नीति। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट है। राज्य कौशल नीति को 8 मार्च 2025 को जो मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु राज्य कौशल नीति को मंजूरी दी गई है। किस नीति को दी गई है? राज्य कौशल नीति को। नेक्स्ट आगे बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आपका, राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक, कौन सा विधेयक है? राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 के तहत लोकतंत्र सेनानियों की कितनी मासिक पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। देखिए, इसमें पहले बात करते हैं लोकतंत्र सेनानी कौन है। जब भारत में लोग इमरजेंसी लगी थी 1975 में, ठीक है, तो उसमें जो व्यक्ति थे जिन्होंने इमरजेंसी में विरोध किया था, जेलों में गए थे, तो उन लोगों को भाजपा द्वारा पेंशन दी जा रही है। जैसे ही कांग्रेस शासन आता है तो उन लोगों की पेंशन बंद कर दी जाती है, और जैसे ही भाजपा शासन आता है तो बार बार उनकी पेंशन चालू कर दी जाती थी। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती आ रही है।
तो इस समस्या को दूर करने हेतु सरकार द्वारा एक नया विधेयक लाया गया है। कौन सा विधेयक है? तो ये विधेयक है राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 विधानसभा से पास कर दिया गया है। तो अब आगामी भविष्य में चाहे कौन सी भी सरकार हो, इन स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो कितनी पेंशन मिलती है और कितना चिकित्सा लाभ इनको मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। डाइट ऑप्शन की बात करते हैं तो इनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। कितनी मिलती है? 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है और साथ में 4,000 रुपये का इनको चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। तो बात करें तो 21 मार्च 2025 को पारित इस विधेयक के अकॉर्डिंग लोकतंत्र सेनानियों जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा हेतु संघर्ष किया था और उनके आश्रितों को 20,000, यानी जो उनके आश्रित है या वो स्वयं जिंदा है, तो आश्रितों को 20,000 मासिक पेंशन एवं 4,000 रुपये मासिक चिकित्सा सहायता राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है, तो राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के पदनाम प्राध्यापक के स्थान पर अब क्या होंगे? यानी जो पहले प्राध्यापक कहा जाता था अब उनको नाम चेंज कर दिया गया है, तो क्या होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक, मुख्य शिक्षक, सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य शिक्षा विशेषज्ञ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। असिस्टेंट इनको बोलेंगे, अब इनका नाम चेंज कर दिया गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, यानी सहायक आचार्य, सह आचार्य और आचार्य। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2025 लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य की डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो राज्य में भूजल संकट से निपटना और पानी के न्याय संगत उपयोग को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसको कब लाया गया था? तो इसे 19 मार्च 2025 को विधानसभा में पेश किया गया है। अभी बिल पास नहीं हुआ है और इसे समीक्षा के लिए प्रवर समिति को भेज दिया गया है। प्रवर समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा होने के बाद में इस बिल को विधानसभा में पारित कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं प्रशासनिक पुनर्गठन एवं समितियों के बारे में बात करेंगे, यानी जो प्रशासनिक कमेटियां हैं और पुनर्गठन का किस प्रकार से किया गया है कमेटियों उसके बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में राजस्थान का अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह नियुक्त किसे किया गया है? ठीक है, तो ट्रांसफर हुए तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं। अभी होम सेक्रेटरी है तो भास्कर साउंत है। कौन है? भास्कर साउंत है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, राजस्थान सरकार द्वारा नए गांव घोषित करने के लिए, यह भी महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान सरकार द्वारा अगर कोई नए राजस्व गांव बनाने हैं तो उसके लिए शर्तें निर्धारित की गई है। कौन सी है? तो संशोधित मापदंडों के अकॉर्डिंग सामान्य क्षेत्रों में राजस्व गांव बनाने के लिए न्यूनतम आबादी कितनी निर्धारित की गई है? यहाँ पे ऑप्शन है 150 है, फिर 250 है, 200 है, 300, 20 सही हो जाएगा। यानी ऐसे गांव जहाँ पे 200 की आबादी है तो उन गांवों को राजस्व गांव बनाया जा सकता है। न्यूनतम आबादी उनकी 200 होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने नए गांव घोषित करने के लिए मापदंडों में संशोधन किया है, जिसके तहत अब सामान्य क्षेत्रों में 200 की आबादी वाले गांव ढाणियों या मजरों को राजस्व गांव बनाया जा सकेगा। रेगिस्तानी एवं अनुसूचित जनजाति उप योजना के लिए यह सीमा 150 निर्धारित की गई है। यानी अगर इसमें छूट है, अगर जो सामान्य गांव है वहाँ पे तो जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं 200 की जनसंख्या है तो उसको राजस्व गांव बनाया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, ठीक है, तो वहाँ पे ये सीमा 150 की गई है। अगर वहाँ पे 150 जनसंख्या है तो वहाँ पे गांव बनाए जा सकते हैं और अन्य क्षेत्रों में 200 जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट है, तो राज्य की पंचायतों के पुनर्गठन की समीक्षा के लिए गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? यह भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है आपका। यानी जो अभी वर्तमान में पंचायतों का और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है और उनके आगामी चुनाव दिसंबर 2025 में आयोजित करवाए जाने की संभावना है, तो उसमें पंचायतों के पुनर्गठन हेतु एक समिति का गठन किया गया था। एक समिति का गठन किया गया था जिसमें बात करेंगे कि कौन इस समिति के चेयरमैन थे। ठीक है, तो राज नारायण शर्मा है, प्रमुख शासन सचिव राजस्व है, फिर ललित के पवार है और निबंधक राजस्व मंडल अजमेर है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ललित के पवार। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए ललित के पवार कौन है। तो ललित के पवार एक सीनियर आईएएस रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है और पहले 2016 से लेके 2017 तक ये आरपीसी के चेयरमैन भी रहे थे। क्या रहे थे? आरपीसी के चेयरमैन भी रहे थे। ललित के पवार को सलाहकार समिति का पुनर्गठन सलाहकार समिति का चेयरमैन या अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए, सॉरी ये ललित के पवार 2015 में, अगस्त 2015 में आरपीसी के चेयरमैन बन गए थे। ठीक है, तो 2017 के आसपास तक रहे थे। राजस्थान सरकार ने पंचायतों के पुनर्गठन के लिए एक 4 सदस्यीय राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर ललित के पवार को सौंपी गई है। इस समिति का कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 6 माह निर्धारित किया गया है, जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है, राजस्थान में शहरी निकायों के पुनर्गठन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक किसे बनाया गया है? जिस प्रकार से ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण
जो मंत्रालय है वहाँ के जो ग्राम पंचायतें हैं और पंचायत समितियां हैं उनका पुनर्गठन के लिए ललित के पवार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। इसी तरीके से जो शहरी निकाय है उनका भी पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। तो उस समिति में किस व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है, यानी कमेटी सब कमेटी का संयोजक बनाया गया। यहाँ संयोजक की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है सुरेश सिंह राउत, संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त और जाबर सिंह खर्रा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका राइट सही आंसर जाबर सिंह खर्रा। किसको, यानी जाबर सिंह खर्रा जो वर्तमान में शहरी निकाय एवं स्वायत्त शासन मंत्री है, तो इनको कैबिनेट सब कमेटी का संयोजक बनाया गया है, यानी शहरी निकायों के पुनर्गठन के हेतु। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गठित IYC राज्य अपेक्ष समिति की चेयरमैन कौन है, ठीक है। ऑप्शन है सहकारिता मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राज्यपाल। तो आप राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर इस समिति के चेयरमैन है। यानी अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए गठित IYC राज्य अपेक्ष समिति का चेयरमैन वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है। 77 नंबर क्वेश्चन है यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन हेतु किन दो राज्यों के बीच संयुक्त टास्क फोर्स का गठन का निर्णय लिया गया है, यानी जो यमुना जल समझौता है वो किन दो राज्यों के मध्य समझौता किया गया है। ऑप्शन है राजस्थान और पंजाब, फिर राजस्थान उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान हरियाणा और फिर राजस्थान और गुजरात। तो सी राइट हो जाएगा, यानी राजस्थान और हरियाणा के मध्य यमुना जल समझौते के क्रियान्वयन हेतु संयुक्त टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इसकी बात करें तो केंद्रीय जल शक्ति अभी मंत्री की बात करें तो अभी जो वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है CR पाटिल की अध्यक्षता में 7 जनवरी, कब की बात है, 7 जनवरी 2025 को हुई बैठक में यमुना जल समझौते को लागू करने के लिए हरियाणा राजस्थान के अधिकारियों की एक संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं समझौते और ज्ञापनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझौता और समझौता ज्ञापन के बारे में बात करेंगे, मेमोरेंडम के बारे में और एग्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। तो 4 जून 2025 को जयपुर में आयोजित 7R कॉन्क्लेव के संस्करण की थीम क्या थी, ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी जयपुर में 4 जून 2025 को आयोजित 7R कॉन्क्लेव के संस्करण की थीम क्या थी, ठीक है। ऑप्शन है इसमें आपका सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट मैनेजमेंट, फिर है भविष्य के शहर संधारणीय लचीले और संपन्न, फिर आपका प्लास्टिक प्रदूषण का अंत, लास्ट आपका जल संरक्षण और हरित विकास। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी भविष्य के शहर संधारणीय लचीले और संपन्न इस आयोजन की 7R आयोजन की थीम थी, ठीक है। अभी 7R कॉन्क्लेव की फुल फॉर्म देख लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है। 7R कॉन्क्लेव की 7 शब्दों को इंगित करता है, तो इसमें 7R कॉन्क्लेव का मतलब रीथिंक है, रीयूज है, रिड्यूज है, ठीक है, यानी रिफ्यूज है, फिर रिड्यूज है, रीयूज है, रिफुर्बिश है, रिकवर और रिसाइकल के 8वें संस्करण का आयोजन 4 जून 25 को जयपुर में किया गया। इस वर्ष की थीम भविष्य के शहर संधारणीय लचीले और संपन्न, यानी फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल रिसाइलेंट एंड थ्रिविंग थी। इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ, यानी जो इसका आयोजन किया गया था वो भारतीय उद्योग परिसंघ CII राजस्थान के राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट बात करें 79 नंबर क्वेश्चन की, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान की विद्युत वितरण कंपनियों ने अपने कार्मिकों को बीमा कवर प्रदान करने हेतु किस बैंक के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बीमा का प्रीमियम बैंक स्वयं वहन करेगा, ठीक है, स्वयं वहन करेगा। यानी जो राजस्थान सरकार की तीनों वितरण कंपनियां हैं, यानी JVNL, AVNL और JDVNL, ठीक है, तो वहाँ के जितने भी एम्प्लॉई है तो उनको एक बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। किस बैंक के साथ में MOU किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका SBI, यानी SBI बैंक के साथ में इन्होंने समझौता किया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक की बीमा राशि इनको प्रदान की जाएगी। तो राजस्थान की जयपुर, जोधपुर, अजमेर विद्युत वितरण कंपनियों में राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम और राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड ने अपने सभी, यानी पूरे हैं इसमें 5 विद्युत कंपनियां हैं, प्रसारण और उत्पादन भी है, लिमिटेड ने अपने सभी विद्युत कर्मियों को बीमा कवर देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ, यानी SBI के साथ कब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, 22 अप्रैल 2025 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत विद्युत कर्मियों को अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, मौत हो जाती है, तो 1 करोड़ तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, कितना 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा और इस बीमा का प्रीमियम SBI स्वयं वहन करेगा। नेक्स्ट है सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध और नीतिगत सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर, यानी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो जोधपुर में स्थापित है।
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, ऑप्शन है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, और लास्ट आपका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे समझौता किया है नेशनल लॉ कॉलेज ने तो IISD के साथ में। किसके साथ में? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये समझौता कब किया गया है? 23 मई 2025 को हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसके उद्देश्य की बात करें, सतत विकास के क्षेत्र में कानूनी शोध करना है, नीति वकालत करना है और क्षमता निर्माण की पहलों में सहयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट बात करें 81वें नंबर क्वेश्चन की, यानी 5 अप्रैल 2025 को, कब की बात है? 5 अप्रैल 2025 को राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी RCDF, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और राष्ट्रीय महिला आयोग के बीच हुए MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, महिलाओं के लिए नए डेयरी प्लांट खोलना, फिर राजस्थान की दुग्ध उत्पादक महिलाओं का सशक्तिकरण करना, फिर लास्ट डेयरी उत्पादों को निर्यात करना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी महिलाओं की दुग्ध उत्पादक, राजस्थान की जो दुग्ध उत्पादक महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण इस MOU के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 82वें नंबर क्वेश्चन है, यानी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के बीच हुए MOU के तहत कितना 1600 मेगावाट का, ये 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किए जाएंगे? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड के मध्य अभी एक MOU हुआ है, इसमें 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। और कहाँ पे किए जाएंगे? ऑप्शन है आपका राजस्थान, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो तेलंगाना यानी सी ऑप्शन राइट है। तो तेलंगाना में 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो 3 फरवरी कब समझौता कब हुआ है? 3 फरवरी 2025 को। कब हुआ फ्रेंड्स? 3 फरवरी 2025 को ये समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो 3 फरवरी 2025 को हुए इस MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता के 2 थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना में स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 800 मेगावाट तो राजस्थान को मिलेगी और 800 मेगावाट ही तेलंगाना को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान सरकार ने राज्य में 25,000 नए नंदघर स्थापित करने के लिए किस समूह के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? या राजस्थान सरकार द्वारा 25,000 नंदघर स्थापित किए जाएंगे, तो किस कंपनी के साथ में ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ऑप्शन है आपका टाटा समूह, रिलायंस फाउंडेशन, वेदांता समूह और अडानी फाउंडेशन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका वेदांता समूह। किसके साथ में हस्ताक्षर किए हैं? यानी वेदांता समूह के साथ में 25,000 नंदघर स्थापित करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो राजस्थान सरकार ने 20 जनवरी 2025 की बात है, 20 जनवरी 2025 को वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल, यानी जो वेदांता समूह के जो संस्थापक है अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस समझौते के तहत राज्य में 25,000 नए नंदघर स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य की बात करें तो इनका उद्देश्य मुख्य है कुपोषण से मुक्ति दिलाना है और साथ ही प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देना नंदघर योजना के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका आज का यानी इस क्लास का। तो विकसित राजस्थान 2047 के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किन 2 बैंकों के साथ प्रतिवर्ष 30,000 करोड़ ऋण प्रदान करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, यानी जो विकसित राजस्थान 2047 का लक्ष्य है के तहत बुनियादी ढांचा विकास के लिए राजस्थान सरकार ने किन 2 बैंकों के साथ 30,000 करोड़ ऋण प्रदान करने हेतु हस्ताक्षर किए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, HDFC और ICICI, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लास्ट है आपको एक्सिस और कोटक महिंद्रा। तो सी राइट हो जाएगा, यानी सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में 30,000 करोड़ के ऋण प्रदान करने हेतु MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और कब किए हैं? तो 6 जनवरी 2025 को इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। ये बैंक राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष, यानी जो राज्य सरकार के विभिन्न प्रोजेक्ट्स है उनके लिए प्रतिवर्ष जिसे सरकार को आवश्यकता होगी 30,000 करोड़ रुपए के ऋण इन बैंकों के माध्यम से, यानी बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से सरकार को तत्काल प्रदान किए जाएंगे। तो ठीक है साथियों, आज का आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।